नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूं आप कुशल मंगल है। आपकी तैयारियां बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है और आप अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। दोस्तों अपन आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है भारत का भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेशों में दोस्तों अपन ने कई क्लासें ले ली हैं। आज ही अपनी लास्ट क्लास होने वाली है दोस्तों इस टॉपिक की, यानी भारत के भौतिक प्रदेशों की। और इस क्लास का अध्ययन दोस्तों अपन मॉक टेस्ट के माध्यम से कर रहे हैं। पहले मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ाया है और अब मैं आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी करवा रहा हूं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस का क्या फायदा है दोस्तों? वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस का ये फायदा है कि अपने दोस्तों एक ही क्वेश्चन में 4 आंसर क्लियर हो जाते हैं, यानी 4 नए क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और भी नए क्वेश्चंस अपने सामने आ जाते हैं दोस्तों। तो आप ये क्लास दोस्तों ध्यान से देखें। देखिए अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में तटीय मैदानों की लंबाई बताइए। तटीय मैदानों की लंबाई बताइए। ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर। यानी ये 4 ऑप्शन रखे गए हैं आपके सामने। चारों ऑप्शनों को यदि दोस्तों आप ध्यान से देखोगे ना तो ये चारों ऑप्शन दोस्तों आपके लिए कंटेंट है, यानी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 6100 किलोमीटर से भी क्वेश्चन बनता है, 7516.5 किलोमीटर से भी क्वेश्चन बनता है, 2933 किलोमीटर से भी क्वेश्चन बनता है और 6000 किलोमीटर से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पे आइए, भारत में तटीय मैदानों की लंबाई बताइए। भारत में तटीय मैदानों की लंबाई है दोस्तों 6000 किलोमीटर। तटीय मैदानों की लंबाई कितनी है? 6000 किलोमीटर। जो पश्चिमी दोस्तों गुजरात से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक तो है पश्चिमी तटीय मैदान, और कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम बंगाल में स्वर्णरेखा नदी घाटी तक है दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान। इन पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान दोनों की यदि दोस्तों अपने लंबाई जोड़ लेना तो लंबाई आ जाएगी दोस्तों अपने सामने 6000 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 6000 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर है तटीय मैदानों की लंबाई भारत में 6000 किलोमीटर है। बाकी 3 ऑप्शन देखिए किस प्रकार आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। 6100 किलोमीटर क्या है? 6100 किलोमीटर है दोस्तों भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई, यानी अपने भारत में जो दक्षिणी भाग है, जो प्रायद्वीपीय भाग है, उसकी जो तटरेखा है ना दोस्तों, केवल मुख्य भूमि की तटरेखा, उस तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? यहां केवल मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई पूछ लेगा आपसे, तब तो जवाब आप 6100 किलोमीटर दे दोगे। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि भारत में द्वीपों सहित कुल तटरेखा की लंबाई बताओ या कुल समुद्री तटरेखा की लंबाई बताओ। तो 6100 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 7516.5 किलोमीटर। ये बढ़ी क्यों है? बढ़ने का कारण है कि हमने जो अपना लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उनकी तटीय रेखा की लंबाई को भी दोस्तों इसमें जोड़ दिया। किसमें? 6100 किलोमीटर में। ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2933 किलोमीटर क्या है? भारत की पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई है दोस्तों 2933 किलोमीटर, यानी पश्चिम में सरकरिक स्थान से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के वालांगू स्थान तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। और भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। ध्यान रखोगे। चारों क्वेश्चन तुरंत एक बार फिर से बता देता हूं। भारत में तटीय मैदानों की लंबाई 6000 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत में द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है और भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है और भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, मालाबार तट कहां स्थित है? यानी मालाबार का तटीय मैदान कहां स्थित है? क्या तमिलनाडु राज्य में है, क्या गुजरात राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है या फिर कर्नाटक राज्य में स्थित है? दोस्तों मालाबार तट के बारे में पूछ रहा है। मालाबार तटीय मैदान वही तटीय मैदान है दोस्तों जहां मसालों का निर्यात किया जाता है, जहां से मसालों का निर्यात किया जाता है वही तटीय मैदान है। और मालाबार तटीय मैदान दोस्तों भारत के केरल राज्य में है।
भारत के कौन से राज्य में है? केरल राज्य में है। यहां मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया है, जैसे मान लीजिए यहां लिख देते हैं आप मालाबार तटीय मैदान। मालाबार तटीय मैदान दोस्तों भारत के केरल राज्य में है। कौन से राज्य में है? केरल राज्य में। तो तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में स्थित तटीय मैदानों के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। कर्नाटक में स्थित है दोस्तों केनरा तट, या जिसे कन्नड़ तट के नाम से भी जाना जाता है। और इस बंदरगाह का मुख्यतः उपयोग किया जाता है दोस्तों लोहे के निर्यात के लिए। गुजरात की यदि अपन बात करें, गुजरात में दोस्तों मुख्य रूप से एक तो है कांडला बंदरगाह है, जो आजादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद निर्मित भारत का पहला बंदरगाह है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आजादी के बाद भारत द्वारा बनाया गया पहला बंदरगाह है, कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, जो कहां स्थित है? गुजरात राज्य में। कांडला बंदरगाह का दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि यह एक जवारीय बंदरगाह का उदाहरण है। कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? जवारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह के बारे में तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि कांडला बंदरगाह का नवीनतम नाम क्या है, या इसका नया नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। तो आजकल एग्जामिनर एग्जाम्स में क्या करता है, क्वेश्चन ये नहीं डालता कि कांडला बंदरगाह कहां स्थित है, क्वेश्चन वो ये डालता है कि दीनदयाल पोर्ट कहां स्थित है। तो ध्यान रखना, कांडला पोर्ट ही दीनदयाल पोर्ट है, अतः ये दोनों ही भारत के गुजरात राज्य में है। कौन से में है? गुजरात में। गुजरात में दोस्तों एक और बंदरगाह है जिसे दहेज बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दहेज बंदरगाह का दोस्तों क्या उपयोग है? दहेज बंदरगाह का मुख्य रूप से भारत में दोस्तों रसायनों का आयात निर्यात किया जाता है, केमिकल्स का आयात निर्यात किया जाता है। रही बात दोस्तों तमिलनाडु राज्य की, भारत के तमिलनाडु राज्य में मुख्य रूप से 3 बंदरगाह है। एक बंदरगाह का नाम है एन्नोर बंदरगाह है, एक बंदरगाह का नाम तूतीकोरिन बंदरगाह है, और एक बंदरगाह का नाम है चेन्नई बंदरगाह है। तो तमिलनाडु राज्य में कितने बंदरगाह है? 3। कौन कौन से हैं? एन्नोर, तूतीकोरिन, इसके अलावा चेन्नई बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखिए, गिर की पहाड़ियां कहां स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से। गिर की पहाड़ियां दोस्तों पूरे भारत में एशियाई शेरों के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपके वन्य जीव अभ्यारण्यों में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर की पहाड़ियां कहां स्थित है। तो दोस्तों गिर की पहाड़ियां भारत के गुजरात राज्य में है। गिर की पहाड़ियों के अलावा एक मांडव की पहाड़ियां और है दोस्तों, वो भी बहुत फेमस पहाड़ियां हैं, मांडव की पहाड़ियां। और मांडव की पहाड़ियां भी भारत के गुजरात राज्य में ही है। पहाड़ियों के मामले में गुजरात से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि पालनपुर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है। पालनपुर की पहाड़ियां भी दोस्तों भारत के गुजरात राज्य में है, जहां से अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है। और अरावली पर्वतमाला पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक जाती है। आप ध्यान रखना, यदि मेघालय में किन्हीं पहाड़ियों की बात की जाए तो मेघालय की प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। ये गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां दोस्तों खनिजों के लिए समृद्ध भंडार मानी जाती है। और इसके अलावा गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर दोस्तों इसी नाम की जनजातियां भी निवास करती है। यानी आपसे पूछ ले गारो जनजाति, खासी जनजाति या जयंतिया जनजाति भारत के कौन से राज्य में है? तो भारत के मेघालय राज्य में है। मेघालय राज्य में जो गारो, खासी पहाड़ियां हैं यहीं पर स्थित है दोस्तों कीपाकार पहाड़ियां। और ये कीपाकार पहाड़ियां मेघालय में है, जो किसके लिए जानी जाती है दोस्तों? यह भी भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों के लिए जानी जाती है। यानी भारत में विश्व के जो सबसे प्रसिद्ध स्थान है चेरापूंजी और मासिनराम, वो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है, और वो भी दोस्तों मेघालय राज्य के ही है। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों अपन यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तो दोस्तों जैसे मनाली की पहाड़ियां हो गई, कुल्लू की पहाड़ियां हो गई, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों शिमला की पहाड़ियां हो गई, ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में ही है। धर्मशाला की पहाड़ियां हो गई, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में दोस्तों मुख्य रूप से अरावली की पहाड़ियां हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से किसकी पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां हैं, जिन्हें कई उपनामों से जाना जाता है। जैसे कई जगह से उदयनाथ की पहाड़ियां कहा जाता है, हर्षनाथ की पहाड़ियां कहा जाता है, मालखेत की पहाड़ियां कहा जाता है, आडा बाटा कहा जाता है, आबू की पहाड़ियां कहा जाता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये सभी पहाड़ियां राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये क्या अष्टमुडी पर है, क्या चिल्का पर है, क्या वेम्बानाद पे है, या फिर पुलिकट पे है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है क्या।
सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर हुआ है स्थान है दोस्तों जहां से भारत के द्वारा या भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा अंतरिक्ष में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो दोस्तों इसी स्थान से छोड़े जाते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अष्टमुडी, चिल्का, वेम्बानद और पुलिकट दोस्तों ये कयाल के उदाहरण हैं, यानी समुद्र तट के किनारे बनी हुई जो खारे पानी की झीलें हैं, जो लवणीय झीलें हैं दोस्तों, उन्हीं को कयाल के नाम से जाना जाता है या लेगुन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर इनमें से कौन सी लेगुन पर स्थित है? क्या अष्टमुडी पर स्थित है, क्या चिल्का पर स्थित है, या वेम्बानाद पे स्थित है, या पुलिकट झील पे स्थित है? तो दोस्तों ये पुलिकट झील पे स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर भारत की कौन सी झील पर स्थित है, या कौन सी कयाल पर स्थित है, या कौन सी लेगुन पर स्थित है? तो दोस्तों पुलिकट झील पर स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट झील दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के सीमा क्षेत्रों में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के सीमा क्षेत्रों में स्थित है। तो वेम्बानद कयाल के बारे में भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि वेम्बानद कयाल कहाँ पर स्थित है। वेम्बानद कयाल दोस्तों भारत के केरल राज्य में है। कौन से राज्य में है? केरल राज्य में। तो यहां से आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्रसिद्ध कोच्चि बंदरगाह है, भारत का प्रसिद्ध कोच्चि बंदरगाह है या जो कोच्चि पोर्ट है वो कौन सी कयाल पर स्थित है? वेम्बानद कयाल पर स्थित है, जो भारत के केरल राज्य में स्थित है। चिल्का झील के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए, चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो भारत के ओडिशा राज्य में है। कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में। क्वेश्चन फिर से बता दूं आपको मैं, भारत की सबसे बड़ी लेगून कौन सी है, या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील ओडिशा में स्थित है, जहां भारतीय नेवी का एक प्रशिक्षण केंद्र भी है, यानी नौसेना प्रशिक्षण केंद्र है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील पर या कौन सी लेगून पर भारत सरकार के द्वारा नौसेना प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों चिल्का झील ओडिशा में स्थापित किया गया है। एक ऑप्शन और बच गया दोस्तों, अष्टमुडी कयाल। ये अष्टमुडी कयाल भी दोस्तों वेम्बानद कयाल की तरह भारत के केरल राज्य में ही है। कौन से राज्य में है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र या भारत का पहला जैव मंडल कौन सा है? जैव मंडल कौन सा है दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, वन्य जीवों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कई विश्व स्तर की अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा वाली एजेंसियों के साथ मिलकर पेड़ पौधों को और वन्य जीवों को संरक्षण देती है, और उनके लिए दोस्तों विशेष क्षेत्रों को आरक्षित रखा जाता है, रिजर्व्ड रखा जाता है, जहां पर शिकार करने पर प्रतिबंध होता है, वनों की कटाई पर प्रतिबंध होता है। तो ऐसे दोस्तों भारत में जो जीव मंडल है, जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, उनकी संख्या है 18। कितनी है? 18। क्वेश्चन सामान्यतः भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में कुल कितने जैव मंडल हैं या कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, तो उनकी संख्या 18 है। इनमें पूछ रहा है आपसे कि पहला जैव आरक्षित क्षेत्र बताओ, पहला जैव मंडल बताओ। क्या मन्नार की खाड़ी है, या डिब्रू साइखोवा है, या फिर नीलगिरी है, या फिर पन्ना है? सबसे पहले तो ये स्थान देखें कहां है। मन्नार दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच का जो क्षेत्र है वहां स्थित है दोस्तों मन्नार की खाड़ी, यानी भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली खाड़ी का क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी। या मन्नार की खाड़ी के अलावा आपसे यहाँ ऑप्शन में आ जाएगा पाक जलसंधि या पाक स्ट्रेट। अतः मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि दोनों क्या काम करती है? भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। यदि मन्नार की खाड़ी जैव आरक्षित क्षेत्र की केवल भारत में स्थिति देखी जाए तो भारत के तमिलनाडु राज्य में है। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा जो जैव मंडल है दोस्तों, ये भारत के असम राज्य में है। एक हो गया दोस्तों नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु राज्य में है। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। एक हो गया पन्ना, पन्ना पहले ही पढ़ चुके हैं अपन, जब खनिजों का टॉपिक अपन दोस्तों विस्तार से पढ़ रहे थे, डिटेल से पढ़ रहे थे, या मैंने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के माध्यम से भी आपको पढ़ाया है खनिजों के बारे में। तो ये ऑप्शन दोस्तों मैंने कई बार रिपीट किया है, और भारत में एग्जामिनर भी दोस्तों खनिजों के मामले में सबसे ज्यादा इसी ऑप्शन को रिपीट करता है या इसी क्वेश्चन को रिपीट करता है। दोस्तों पन्ना मध्य प्रदेश में है, जो पूरे भारत में हीरो के उत्पादन के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ जो जैव मंडल है पन्ना, ये भी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ही है। आंसर पे आइए आप, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? क्या मन्नार है, डिब्रू साइखोवा है, नीलगिरी है, या पन्ना है? आपका सही आंसर होगा दोस्तों नीलगिरी,
यानी भारत का पहला जीवमंडल 1986 में दोस्तों नीलगिरी जैव मंडल के नाम से स्थापित किया गया था भारत के तमिलनाडु राज्य में। आपसे दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत का नवीनतम जैव मंडल कौन सा है, तो दोस्तों भारत का नवीनतम जैव मंडल पन्ना मध्य प्रदेश ही है, जो 2011 में गठित किया गया, या इसकी स्थापना 2011 में की गई। दो और ऑप्शन बच रहे हैं आपके सामने, एक तो मन्नार की खाड़ी और एक डिब्रू सैखोवा। इनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? इनसे पूछे जा सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल कौन सा है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी है, जो 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है तमिलनाडु राज्य में। आपसे पूछ ले भारत का सबसे छोटा जैव मंडल कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल है दोस्तों डिब्रू सैखोवा, जो भारत के असम राज्य में है। कौन से राज्य में है दोस्तों? असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों ये मीनाक्षी मंदिर, जो वेगई नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है भारत के तमिलनाडु राज्य में, और उस शहर का नाम है दोस्तों मदुरई। क्या नाम है? मदुरई। तो आपका आंसर यही अपने को मिल गया, पहला ही ऑप्शन हो गया मदुरई। भारत में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में। एक पंचमढ़ी भी ऑप्शन है, ऊटी भी है और कोडाईकनाल भी है। तो ये ऑप्शंस भी देख लीजिए आपके लिए क्या क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जैसे अपने राजस्थान में दोस्तों माउंट आबू प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ना, वैसे मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? पंचमढ़ी। कौन सा है? पंचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। एक हो गया दोस्तों ऊटी। ये ऊटी, इसे ऊटक मंड के नाम से भी जाना जाता है। ऊटी स्थान दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। जैसे पंचमढ़ी प्रसिद्ध है, जैसे मदुरई शहर मीनाक्षी मंदिर के कारण प्रसिद्ध है, वैसे ही तमिलनाडु में दोस्तों ऊटी शहर भी प्रसिद्ध है। ऊटी शहर भी प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का एक और स्थान है जो पर्यटन के लिए ही जाना जाता है, उसका नाम है कोडाईकनाल। क्या नाम है? कोडाईकनाल। या अपन इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये तमिलनाडु राज्य में पालनी की पहाड़ियों में स्थित है। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है दोस्तों? कोडाईकनाल। कौन सा है? कोडाईकनाल। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल कहां स्थित है? तमिलनाडु में। ऊटी कहां स्थित है? यह भी तमिलनाडु में। पंचमढ़ी कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। मदुरई कहां स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, जुआरी नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? जुआरी नदी दोस्तों, जुआरी नदी मुख्य रूप से भारत के गोवा राज्य में बहती है। कौन से राज्य में बहती है? गोवा राज्य में, यानी पश्चिमी घाट से बहने वाली नदी है, पश्चिमी तट की ओर जाने वाली नदी है अरब सागर की तरफ। देखिए, क्या मुंबई में है? क्या विशाखापट्टनम? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जुआरी नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? क्या मुंबई बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, या फिर मारमा गांव बंदरगाह है? इन चारों में देखा जाए तो आपका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों मारमा गांव बंदरगाह है। मारमा गांव बंदरगाह भारत के गोवा राज्य में है, और ये जुआरी नदी भी मुख्यतः गोवा की नदी है। अतः गोवा राज्य में जुआरी नदी पर स्थित है मारमा गांव बंदरगाह है। और मारमा गांव बंदरगाह के बारे में एक और क्वेश्चन क्या ध्यान रखोगे? भारत में सबसे ज्यादा लोहे का निर्यात कौन से बंदरगाह से किया जाता है? मारमा गांव बंदरगाह से किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि भारत में जापान को लोहे का निर्यात कौन से बंदरगाह से किया जाता है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से किया जाता है। विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश से। विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में और आप क्या ध्यान रखोगे? यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, या यह भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। कौन से में है? आंध्र प्रदेश राज्य में। कांडला बंदरगाह अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की है कि ये भारत के गुजरात राज्य में है, इसे दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। रही बात मुंबई बंदरगाह की, मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह भी है मुंबई। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी कौन सा है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां स्थित है? यदि आपने बंदरगाहों का टॉपिक दोस्तों डिटेल से पढ़ा है, विस्तार से पढ़ा है, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ दोस्तों, ये जो मुंबई बंदरगाह है ना, ये मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ साथ भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। यानी सबसे ज्यादा जल परिवहन का दबाव दोस्तों मुंबई बंदरगाह पर ही है। तो इस पर इतना अधिक दबाव बढ़ गया कि यहां से दोस्तों जल परिवहन में बाधाएं आने लगी। तो इस भार को कम करने के लिए दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में मुंबई बंदरगाह के पास में ही एक द्वीप है दोस्तों, उसका नाम है न्यावा शिवा द्वीप। न्यावा शिवा द्वीप, उस न्यावा शिवा द्वीप पर दोस्तों एक नया बंदरगाह बना दिया गया। पहले उसे न्यावा शिवा द्वीप ही कहा जाता था,
लेकिन उसका आजकल नाम बदल दिया गया है और न्यावा शिवा द्वीप का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो इन्हें अपना महाराष्ट्र देख लीजिए कहां मिलेगा आपको, क्या तमिलनाडु है, गुजरात है, ओडिशा है, महाराष्ट्र है। आपका आंसर मिल गया है महाराष्ट्र। तमिलनाडु, गुजरात और ओडिशा में यदि कोई बंदरगाहों की आप बात करना चाहो तो तमिलनाडु में पहले ही अपन बंदरगाहों की बात कर चुके हैं कि यहाँ पर एन्नोर बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है या फिर चेन्नई बंदरगाह है। गुजरात में कांडला और दाहेज बंदरगाह है। ओडिशा में बढ़िया है, ओडिशा में दोस्तों पहली बार आंसर आ रहा है कि ओडिशा में पारादीप बंदरगाह है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का प्रसिद्ध पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, ओडिशा राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई हो गया, न्यावा शिवा हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, ये आपको बता दिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, ये आपके लिए से मान लीजिए गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से किसी किताब में आपको मिलेगा ही नहीं कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कौन से बंदरगाह को कहा जाता है। तो बंदरगाह में बताइए, क्या चेन्नई को कहा जाता है? नहीं। तूतीकोरिन को कहा जाता है, कोलकाता हुगली को कहा जाता है या एन्नोर को कहा जाता है? आपका सही आंसर है दोस्तों कोलकाता हुगली। यानी कोलकाता हुगली दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित बंदरगाह है जिसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी पूर्वी भारत में स्थित है, यहाँ से जल परिवहन यहीं से होता है दोस्तों पूर्वी भारत के लिए, इसलिए इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नई और एन्नोर, इन तीनों के बारे में दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर देखें। जो चेन्नई बंदरगाह है यह भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह है, या भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। कृत्रिम बंदरगाह क्या होते हैं? ऐसे बंदरगाह है जिनका निर्माण मानव करे, मानव निर्मित बंदरगाहों को अपन कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। तो भारत का पहला बंदरगाह तो कौन सा हो गया? कृत्रिम, चेन्नई। और प्राकृतिक कौन सा हो गया? मुंबई। तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में आप क्या ध्यान रखोगे? इस बंदरगाह का उपयोग दोस्तों श्रीलंका के साथ व्यापार करने में किया जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह तो कौन सा है? तूतीकोरन, जो तमिलनाडु में है। और भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, ये भी तमिलनाडु में है। कोलकाता हुगली क्या है? कोलकाता हुगली पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है। और एन्नोर क्या है? एन्नोर भी तमिलनाडु में ही स्थित है। एन्नोर के लिए गजब का क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट या भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये है दोस्तों अपने भारत के भौतिक प्रदेशों की लास्ट क्लास, जो मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई है। उम्मीद करता हूं आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।